सपोज दिस इज अ टेबल, ये अपना टेबल जो है उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस से बॉल, है ना, एंड इफ आई लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट टू सम हाइट लाइक दिस, ये हाइट पे हमने लिफ्ट किया, तो हमने इसको लिफ्ट करने में फोर्स लगाया। फोर्स किस तरफ लगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये फोर्स जो हमने लगाया, दिस बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज mg, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमको पता है, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा है और उसके अगेंस्ट हमने उसको लिफ्ट किया है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन सम वर्क, एंड दिस वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। अब यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन होता है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। सपोज मैंने इसको h हाइट का डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसका? हाइट h से डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? तो ये फोर्स ऊपर लगाया हुआ किसके बराबर होना चाहिए? जितना ग्रेविटी उसको पुल कर रही है उतना या उससे ज्यादा, तो लेट अस से उतना ही लगाया, तो ये लिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर mg हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h। दिस वर्क डन इज mgh व्हिच इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, है ना, यही हमने पढ़ा था स्कूल में। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है? इट इज mgh। कहाँ से आया? वर्क के फॉर्मूला से आया। तो कभी भी किसी सिस्टम को हम लोग जब किसी हाइट पे रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब रियलिटी ये है कि ये सिर्फ हाइट की वजह से नहीं आ रही है, इट इज ड्यू टू पोजीशन, नॉट ड्यू टू हाइट, इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ व्हाट, ये जो हमारा पार्टिकल है जिसका मास है, सो पोजीशन ऑफ आवर पार्टिकल इन फोर्स फील्ड। So potential energy arises due to position in force field। ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स चीज पहले ही बता दिया, इसका मतलब समझो। फोर्स फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है जगह, फोर्स फील्ड का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर हर पॉइंट पर कुछ फोर्स एक्ट हो सकता है। जैसे कि अभी ये अर्थ पर हम लोग हैं सब, सो अर्थ अपने आसपास एक ऐसा फील्ड बनाता है, ठीक है। अर्थ creates a field around itself and that field is called gravitational field. So if we place any object which has some mass in that field, then that object experiences force, ठीक है। क्या हो रहा है? ये प्रैक्टिकली ये टेबल है, टेबल के नीचे यहाँ पर पूरा अर्थ ही होने वाला है, टेबल हो या ग्राउंड हो जो भी है, तो नीचे पूरा अर्थ है, और ये अर्थ में यहाँ पर क्या बना हुआ है? ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है, और इस फील्ड के अंदर हमने किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट जिसको कुछ तो मास है, तो वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने वाला है, एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज हाउ फोर्स फील्ड वर्क्स, ठीक है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स फील्ड में रख देंगे, देन दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, ठीक है। सो व्हेन वी प्लेस एनी ऑब्जेक्ट इन अ फील्ड, कौन से फील्ड? फोर्स फील्ड, देन दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब ये ग्रेविटी की बात चल रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट का मास है तो अगर हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में रख देंगे, सो दैट ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, ठीक है। और मतलब अगर मैं उसको इस फील्ड में ये पॉइंट से ये पॉइंट वापस से लेके जाऊं, मैंने इसकी पोजीशन चेंज किया, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, या फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमने उसको फील्ड का जो उसका लोकेशन था उसको हमने चेंज किया, ठीक है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। और थोड़ा एग्जांपल देता हूँ इसके। सपोज मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज के बारे में हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के चार्जेस होता है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एक है पॉजिटिव जिसको हम लोग प्लस क्यू लिखते हैं, दूसरा है नेगेटिव माइनस क्यू लिखते हैं। न्यूट्रल को हम लोग चार्ज नहीं बोलते हैं, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, ठीक है। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्ज, तीन चार्जेस नहीं है, दो ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, जिसको कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल है, या फिर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैंसल आउट ईच अदर और वो हो जाता है न्यूट्रल। तो अब देखो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया, तो इसके आसपास ऐसा कुछ तो बन गया जिसको हम बोलेंगे फोर्स फील्ड। अब ये चार्ज का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है।
तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। एंड इफ आई प्लेस एनी अदर चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनी अदर चार्ज, देन दैट अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, और अगर मैं उस चार्ज को यहाँ से दूसरी जगह लेके जाऊं, तो मैंने उसको फील्ड में उसकी पोजीशन चेंज की, एंड व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। ये पॉइंट क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया? बिकॉज ऑफ फोर्स फील्ड। अगर फोर्स फील्ड नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता। एग्जांपल देखो, ये चार्ज को मैंने अकेला यहाँ रख दिया, इसको कोई मास नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। इस पे चार्ज है लेकिन दूसरा कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज फोर्स लगाने के लिए है नहीं। मतलब अगर फील्ड नहीं है तो इस पे कोई फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फॉर्मूला देख लो। पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क डन से, वर्क के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स जीरो तो वर्क जीरो, वर्क जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कहीं पे भी मूव कर दूँ, एंड इफ देयर इज नो फील्ड एनीवेयर ऑन दिस बोर्ड, तो ये कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है। सो इट इज कॉल्ड फ्री पार्टिकल, जिसको कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट बताए, अभी सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ सारी चीजें। हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था mgh, वो आया था वर्क के फॉर्मूला से। ठीक है, मैंने अभी बताया। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर फोर्स हमने mg लिया था, इफ यू रिमेंबर दैट। ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगता है mg, बट कंसीडरिंग दिस g टू बी कांस्टेंट, रियलिटी में g इज नॉट कांस्टेंट, तो ये फोर्स हाइट के साथ वेरी करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर ऑल हाइट। दिस इज वैलिड ओनली फॉर ऑर्डिनरी हाइट्स। कितनी ऑर्डिनरी हाइट हो सकती है? फ्रॉम फ्यू मीटर्स या फिर फ्यू सेंटीमीटर, या कितना भी ले लो कम से कम, अप टू फ्यू किलोमीटर्स। ठीक है, कितनी हाइट? हाइट शुड बी मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। फ्यू किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर इज नॉट फ्यू किलोमीटर, बिकॉज अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस, तो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो 8-10 किलोमीटर भी छोटा ही है 6400 किलोमीटर के सामने, बट 100 किलोमीटर इज नॉट स्मॉल। सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू रॉन्ग आंसर। ठीक है, कब कौन सा लगाना है फॉर्मूला? याद है हमने जी की वैल्यू देखी थी, जब 10-20 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे जी की वैल्यू में वेरिएशन ज़्यादा आएगा। ऑर्डिनरी हाइट के लिए 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर जी की वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो फॉर ऑर्डिनरी मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स वी कैन यूज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। फॉर सैटेलाइट प्रॉब्लम और ऐसे प्रॉब्लम जिसमें हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या फिर रॉकेट हमने यहाँ से अर्थ से छोड़ा है, तो उस केस में हाइट बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं हम लोग। सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो उस केस में क्या फॉर्मूला आएगा? सेम प्रोसीजर करेंगे। इसके लिए क्या प्रोसीजर था? पोटेंशियल एनर्जी वाज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना? वही प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया था mg, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज mg, बट रियल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का रियल फॉर्मूला है gm1 m2/r², और इससे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इससे जो हमारा आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमको डिराइव करना है। ऐसा कुछ तो फॉर्मूला आएगा, दे ही देता हूँ पहले ही। जनरली हम इसको U लिखते हैं, कैपिटल U, एंड इट इज gm1 m2/r, और इसको माइनस साइन होता है। अगर कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव दिखता है फिजिक्स में, तो उसका मतलब होता है द फोर्स विच गिव्स दिस पोटेंशियल एनर्जी इज अ अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स रहेगा वो? अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज
अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का अपना फॉर्मूला आने वाला है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी फॉर्मूला दे चुका हूँ, आप इसको डिराइव करते हैं। सो हम लोग जनरल डेरिवेशन करेंगे। हमारा लॉ याद कर ले, क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, यूनिवर्सल लॉ क्या था, पहले वो याद कर लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताओ क्या था। Every object in universe is attracted by another object in universe with by a the specific force which is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the distance square of the distance between them. Correct. So every particle of the universe attracts every other particle of the universe. मतलब अगर मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट मास है m, बहुत छोटा, तो भी वो दूसरे किसी भी मास को अट्रैक्ट कर सकता है ना। कितना भी छोटा मास हो, बी इट एनी हैविंग एनी स्मॉल वैल्यू, इवन इलेक्ट्रॉन का मास भी ले लो, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है, बिकॉज इट हैज मास। जिस चीज को मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे हेवी ऑब्जेक्ट पे लगा सकता है, ठीक है। हेवी ऑब्जेक्ट मतलब समथिंग दैट हैज मास, फिर मास कितना भी हो चलेगा, है ना। सो लॉ के हिसाब से दिस फोर्स विच इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सिव फोर्स होता है क्या ग्रेविटी में, कोई रिपल्सिव फोर्स होता है या सिर्फ अट्रैक्टिव होता है फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, याद रखना। सो दिस फोर्स हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू पार्टिकल। अगर ये मेरा पहला पार्टिकल है, मास है m1, दूसरा पार्टिकल है, मास है m2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं हमने, तो इनमें फोर्स जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव है, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीजेस, द फोर्स डिक्रीजेस। डिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस, द फोर्स रिड्यूसेस 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस डबल होने पे फोर्स 1/4 हो जाएगा, ये यहाँ से पता चल रहा है। तो इसको हमने ऐसे लिखा था कंबाइन करके, F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूला है फोर्स का, एंड इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये मैंने स्केलर में लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी अपनी स्केलर एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एनर्जी, और एनर्जी हमेशा स्केलर होती है। तो हम लोग इसका एक स्केलर मेथड से पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। एक्चुअल जो फॉर्मूला आपने टेक्स्ट बुक में डिराइव किया है वो और अपना फॉर्मूला सेम आएगा, बट उन्होंने जो डिराइव किया दे हैव यूज्ड वेक्टर मेथड, और बहुत सारे अननेसेसरी नेगेटिव साइन आ रहे हैं डेरिवेशन में, ठीक है। मैं जो कराने वाला हूँ उसमें अननेसेसरी नेगेटिव साइंस नहीं आएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन हम लोग कहीं पे भी वेक्टर मेथड को हाथ नहीं लगाएंगे, पूरा डेरिवेशन स्केलर मेथड से करेंगे, ठीक है। सिमिलर डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूँ H.C. वर्मा सर का जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, लेट अस टेक दिस एज कैपिटल M, ठीक है। M1 M2 की जगह हम लोग लेते हैं एक को कैपिटल M, अपने टेक्स्ट बुक वाले नोटेशन ले रहा हूँ। कैपिटल M इज बिगर ऑब्जेक्ट एंड लेट अस से स्मॉल m इज स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिगर ऑब्जेक्ट कुड बी अर्थ, स्मॉलर ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, एक छोटा सा बॉल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। एंड लेट अस से इस स्मॉल m को हमने कहाँ से लाया, हमने यहाँ कहीं से लाया, ठीक है। लेट अस से दिस इज R1 पोजीशन एंड दिस इज R2 पोजीशन, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं और उनके बीच में हम मूव कराएंगे। एक और वापस से कंसेप्ट थोड़ा याद कर लेते हैं। सपोज अभी यहाँ पर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mgh वाला, यहाँ जल जाएगा क्योंकि ऑर्डिनरी हाइट है, तो mgh होगा। तो हाइट कौन सी लेनी है, m तो चलो इसका मास है, g तो 9.8 है, हमको पता है। हाइट कौन सी लेनी है, From the ground. ये वाले सरफेस है, ये ग्राउंड है हमारे लिए। हाँ. क्या वो भी ग्राउंड हो सकता है बाहर, हो सकता है।
तो वो हाइट और ये हाइट क्या है, सेम या डिफरेंट? Different. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू Different. सो किस पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू? Height. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। वापस से समझाता हूँ, देखो हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर है, हम लोग हैं ऑलमोस्ट कुछ सेकेंड फ्लोर पे। ये हमारे क्लासरूम का सरफेस ग्राउंड जिस पे मैं खड़ा हूँ, और ये मेरे हाथ में है मार्कर। अगर मैं हाइट यहाँ से मेजर करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, जो भी ये हाइट है h1 ले लो। अगर मैं हाइट यहाँ से मेजर करूँगा ज़मीन से, तो वो हाइट हो जाएगी mgh2, क्योंकि ये हाइट h2 है। क्या दिख रहा है? mgh2 इज ग्रेटर देन mgh1। सेकेंड केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। अब मुझे बताओ, भले ही वैल्यू ज़्यादा है, क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी? नहीं। अर्थ के रिस्पेक्ट में पार्टिकल अपनी जगह पे, बट स्टिल वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पहले केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये रेफरेंस लिया था, दिस वाज ग्राउंड फॉर अस। मतलब मैं इस मार्कर का स्टडी इस क्लासरूम में ही अगर करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से गिरा दिया नीचे, तो गिर के कहाँ गिरेगा? इस फ्लोर पे गिरेगा। सो मेरा पूरा स्टडी इस क्लासरूम हाइट तक ही लिमिटेड है, सो आई कैन यूज दिस रेफरेंस। अगर मैं वहाँ बाहर जाके बालकनी पैसेज से जाके मैंने इसको ऐसा नीचे छोड़ दिया, तो वो ऑब्वियसली यहाँ इस हाइट तक नहीं गिरने वाला, वो नीचे तक गिरने वाला है ग्राउंड पर जाके। सो उस केस में क्या हो जाएगा? मुझे ये हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है इट चेंजेस ड्यू टू रेफरेंस। किसको आप जीरो ले रहे हो? ये मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी था, कैसे जीरो हो गया? हाइट जीरो हो जाएगा। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे पड़ा हुआ है इस फ्लोर पे, वही मास है, मार्कर है यहाँ पड़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? क्यों? mg इंटू हाइट जीरो। ठीक है, तो ये मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज माई रेफरेंस व्हेन आई एम स्टडिंग फॉलिंग ऑफ दिस मार्कर पेन इन दिस क्लासरूम। अगर मैं यही पेन का फ्री फॉल अगर पढ़ता हूँ बाहर जाके, है ना, बिल्डिंग के बाहर, मतलब पैसेज में जाकर पढ़ रहे हैं और मार्कर को नीचे फेंक रहे हैं, तो उस केस में मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। सो रेफरेंस कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करना है? इट इज प्योरली चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर। हम लोगों की चॉइस है, जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो डिसाइड करेगा किसको जीरो लेना है। एक बार जीरो सेट कर दिया कि भाई ये जीरो है पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वही जीरो रहेगा, बार बार नहीं, कभी ये नहीं करना है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है, इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर, है ना। अगर हम लोग mgh फॉर्मूला लगाते हैं तो, है ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा याद कर लो, क्या फॉर्मूला था? हाफ mv स्क्वायर। ये सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी किसी हाइट या रेफरेंस पे कौन सा ग्राउंड ले लो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। वेलोसिटी उस पार्टिकल की उस वक्त जितनी है उतनी, एंड मास भी उसका कांस्टेंट ही होता है ना। सो फॉर ऑर्डिनरी केसेस काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला इन जनरल सभी केस में सही होता है। ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी का mgh वाला फॉर्मूला इवन एट ऑर्डिनरी हाइट, ये ऑर्डिनरी हाइट है दोनों, फिर भी इसकी वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, क्यों अलग आ रही है? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग विच इज रिलेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, डिपेंड कर रही है किससे आप कंपेयर कर रहे हो, किसको जीरो ले रहे हो, इसे जीरो या इसे जीरो या और किसी चीज को जीरो ले रहे हो। सो दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी को कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिक्स, देखो फिजिक्स में हर चीज़ को ऐसे डेफिनेट होना चाहिए। यहाँ पर ये मैंने स्टडी किया और मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, आप पढ़ रहे हो और आप बता रहे हो 100 जूल है, दोनों का आंसर सही है क्योंकि रेफरेंस अलग है ना। बट ऐसा फिजिक्स में नहीं चलता है, तो फिजिक्स में कुछ और होना चाहिए, कोई और क्वांटिटी होनी चाहिए विच इज मोर सिग्निफिकेंट देन जस्ट डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, देखो सपोज इफ आई गिव यू वैल्यूज, लेट अस से दिस इज 2 मीटर, है ना। लेट अस से अभी मैंने मार्कर ये 2 मीटर पे पकड़ा हुआ है ज़मीन से, ये फ्लोर से जिस पे मैं खड़ा हूँ, और अपनी जो बिल्डिंग की हाइट है लेट अस से वो है 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट।
मतलब बिल्डिंग की हाइट मतलब हमारे फ्लोर की हाइट। तो अभी ये 10 और ये कितना हो गया 2, तो टोटल ये कितना हो गया 12 मीटर्स। ठीक है, तो अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg/2, इस केस में आ जाएगी mg/12। जब मैं वहां से मेजर करूंगा, इसको ग्राउंड ले लूंगा। ठीक है, नाउ सपोज इफ आई शिफ्ट दिस मार्कर, मैंने यहां से 2 मीटर से 3 मीटर पे शिफ्ट किया। कितना शिफ्ट किया मैंने, यहां से 1 और मीटर ऊपर लेके गया, मतलब टोटल कितना हो गया ये 3 मीटर हाइट हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज कितना आ जाएगा mg/3, mg/3 ये वाली माइनस ये पिछली वाली mg/2 कितना हो जाएगा 3mg - 2mg इज mg/1। इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। नाउ लेट अस टेक दिस रेफरेंस, ये रेफरेंस लेंगे तो इनिशियल हाइट कितना था 12, फाइनल हाइट कितना था 13। तो mg/13 फाइनल माइनस mg/12 इनिशियल कितना हो गया 13 - 12 mg, mg आ गया, क्या आ रहा है सेम आ गया। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सेम आता है। भले ही रेफरेंस मेरा ये हो या रेफरेंस ये हो या कोई और बीच में रेफरेंस हो या और नीचे किधर तो रेफरेंस हो, टेक एनी रेफरेंस, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एंड दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन to move particle from this point to this point, initial to final, work done between initial and final, IF मतलब initial and final positions। ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगा। फिर आप रेफरेंस कुछ भी ले लो, ठीक है, रेफरेंस कुछ भी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमेशा सेम आएगा, है ना खास बात। तो ये हम लोग फंडा यूज करेंगे इधर। हटा दो ये सारा, ये मुझे बताना क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन किसके साथ होता है, रेफरेंस के साथ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी रेफरेंस ले लो, कुछ भी कर लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब हमारे ये 2 पॉइंट है, मैं इसको रिफिल कर लेता हूँ पहले, क्षमा करता। अपना जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना वो ये है, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कब वैलिड है, दिस इज वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां चले गए, फोर्स कांस्टेंट है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जरा देख लो, Gm1m2/r²। सो फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, r डिस्टेंस, हाइट तो चलो हम ऊपर नीचे बता रहे हैं, बट इन शॉर्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। सो पोजीशन डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। सो इन शॉर्ट हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज f इज नॉट कांस्टेंट। जब वेरिएबल फोर्स होगा so we use this formula, work done equal to integration of f ds, f bar dot ds bar, ds की जगह dx भी लिखता है, ऐसे भी है अपने बुक में लिखा हुआ, f bar dot dx bar is small displacement। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है so we cannot use this, उसकी जगह हम लोग इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देख के डरने की जरूरत नहीं, हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, है ना, और मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दूंगा जो जो हमें लगने वाले हैं। क्लियर है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंस वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम वर्क डन, तो हमें इसको मूव कराना पड़ेगा। अब देखो इस पॉइंट पे लेट अस से पार्टिकल है यहाँ पर, छोड़ो एक रैंडम लोकेशन लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, दिस इज रैंडम लोकेशन, कोई भी लोकेशन है r1 r2, these are initial final locations। ठीक है, and let us this particular location is
एट डिस्टेंस x, अननोन डिस्टेंस x। तो इस पॉइंट पे जब हमारा ये पार्टिकल है जिसका मास है m, तो इस पे फोर्स कहाँ पर लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल M इज द मेन ऑब्जेक्ट जिसका फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लेट अस से दिस इज अर्थ, ये हमारा पार्टिकल है छोटा m, जो अर्थ से कुछ दूरी पे है, x दूरी पे। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ऐसा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, या फिर सिर्फ F लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। लेफ्ट में लग रहा है। लेट अस से इफ वी डिस्प्लेस दिस मास स्लाइटली बाय dx, किस तरफ डिस्प्लेस किया? टुवर्ड्स राइट, अगेंस्ट फील्ड हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। हमने इसको डिस्प्लेस करा है, मतलब ऑब्वियसली हमने भी कोई तो बाहर से फोर्स लगा के इसको मूव करा है। सो वर्क डन against that gravitational force will be force into displacement। और इसका इंटीग्रेशन क्यों करेंगे वो बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर जो वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना, थोड़ा सा मूव कराएंगे, सो दैट विल बी वेरी स्मॉल वर्क डन dw। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो कैसा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला f dx cos थीटा, तो उस हिसाब से f dx cos थीटा कितना? cos 180 कितना? -1, ठीक है। नहीं भी बताया तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में, तो वर्क में -n लगा दो, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो हमने यहाँ से यहाँ मूव करा है, तो ये वर्क डन। यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम r1 टू r2, ठीक है। सो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 माइनस बाहर f dx, ठीक है। क्लियर है? अब ये वर्क डन जो है, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने इसको यू लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, r1 से r2, f फोर्स है, ठीक है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज g कैपिटल N पहला मास इनटू स्मॉल n दूसरा मास अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर है, तो डिस्टेंस है x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। सॉल्व करते हो और इसको माइनस उधर ही रहने दो। GMM, G कैपिटल M स्मॉल m भी बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा कितना आ रहा है। माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, लिमिट्स बाद में रखते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन थोड़ा याद कर लो। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस तरफ रफ वर्क में। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स रेज़ टू -2, सही है। और एक्स रेज़ टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ। इट इज एक्स रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये याद रखना है। अगर नहीं याद है तो याद रखो। x का पावर n है, उसका इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला है? एक्स रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन पावर x से बढ़ा दो, तो यहाँ पर -2 है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा? x raised to -1 upon -1. सो आई कैन राइट दिस एज -1, एक्स रेज़ टू -1 का अपन में x लिख सकते हैं। एक्स रेज़ टू -1 मतलब 1 बाय x है, सो दिस इज -1 बाय x। क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन? -1 बाय x, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? r1 से r2, r1 से r2।
माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। दिस विल बी वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन का एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर वर्क ही लिखते हैं। एक स्टेप ऐड करनी है तो हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। ये देखो क्या किया है मैंने, वर्क डन माइनस एफ डी एक्स। यहाँ पर हमने ये कौन सा फोर्स लिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको डिस्प्लेस हमने एक्सटर्नल फोर्स से किया। सो दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसका कितना हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस, है ना, क्योंकि हम जो फोर्स लगाएंगे वो इस तरफ, जो उसे डिस्प्लेस करेगा इस तरफ, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो इस तरफ है ना। हम लोग जब चीज़ों को उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करा रहे हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी हम उसको लेके जा रहे हैं। सो हमने जो वर्क डन किया है वो एनर्जी में स्टोर होता है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमने ये सारा जो कैलकुलेशन किया है, दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी, और हमने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया रहता है, सो पोटेंशियल एनर्जी U is potential energy U is stored energy, है ना, due to work done by external agent। एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है। अभी अगर मैं ये मार्कर को लिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, और मैंने जो वर्क स्पेंड किया, मैंने जो एनर्जी स्पेंड की वो इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। ये कैलकुलेशन करते वक्त हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला है, क्योंकि देख लो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का। सो दिस इज व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड जो हम लोग कर रहे हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। सो आर वर्क विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसका माइनस हो जाएगा। लाइक ऐसे दिस इज डब्ल्यू जी। जी का मतलब क्या लिया है मैंने, ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में डब्ल्यू जी इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्यों नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी ना काम कर रहे हैं, उठाने का काम तो मैं कर रहा हूँ, एनर्जी तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, सो आई एम द एक्सटर्नल एजेंट, एंड दैट्स व्हाई इसी फॉर्मूले का क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। सो आर फाइनल आंसर विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाय आर फाइनल मतलब R2 माइनस 1 बाय आर इनिशियल मतलब R1, ठीक है। इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन इतना हुआ। सपोज अगर अब यहाँ पर R2 R1 क्या है, अर्थ की रिस्पेक्ट में सोचो, ये अर्थ है, सो ये ऊपर इस तरफ, नीचे इस तरफ, अप एंड डाउन। इफ दिस इज अर्थ, दिस इज अप, दिस इज डाउन। हम लोग यहाँ पर है, ये अर्थ है, दिस इज अप, दिस इज डाउन, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ से शिफ्ट किया, सो दिस वाज R1, ऊपर शिफ्ट किया R2, ठीक है। अब मेरा रेफरेंस क्या है, ये मेरा ग्राउंड रेफरेंस है, ठीक है। सो सपोज मेरा जो इनिशियल रेफरेंस है R1 वो इन्फिनिटी हो जाए, इफ माई इनिशियल रेफरेंस R1 बिकम्स इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इफ R1 इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब मेरा जो ग्राउंड है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, रेफरेंस जो हम लोग लेते हैं इट हैज जीरो पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर में R का वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो तो क्या आ जाएगा, इफ आई पुट R इक्वल टू इन्फिनिटी, जीरो आ जाएगा फोर्स, और अगर फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R1 इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। कैन वी से दिस बिकॉज द फोर्स इज जीरो। अगेन ये क्या है, ये हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस इस ग्राउंड को जीरो लेना है या
नीचे जमीन के सरफेस को जीरो लेना है या इन्फिनिटी को जीरो लेना है, ये किसका चॉइस है? हमारा चॉइस है, बिकॉज वी आर फ्री टू डू दैट, है ना। फिजिक्स हमने हमें बताता है कि यू कैन टेक एनी पॉइंट एज जीरो पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैंने ये जीरो ले लिया, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज जीरो, तो इसके ऊपर पॉजिटिव तो इसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैंने ये जीरो ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, लेकिन इसके नीचे भी तो हो सकता है ना। सो इन शॉर्ट जीरो किसे लेना है, इट इज आवर चॉइस। एंड लेट अस से सिंस लॉजिक से एफ के फॉर्मूला में आर आ रहा है ना, एंड इफ आई पुट आर इक्वल टू इंफिनिटी तो वो एफ जीरो हो रहा है, तो लॉजिक से एफ जीरो मतलब वहां पर वर्क डन जीरो होगा, मतलब वी कैन से दैट पॉइंट इज जीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। अगेन इट इज आर प्योर चॉइस, हमारी चॉइस है, इसलिए हम लोग उसको जीरो ले रहे हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर मैं r1 यहाँ डाल दूं इंफिनिटी, सो दिस विल बी 1 बाय इंफिनिटी, जीरो हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी, दैट बिकम जीरो। तो फॉर्मूला आ जाएगा u इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इधर क्या बचेगा, 1 बाय r2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी जीरो, सो 1 बाय r2। लेट अस से r2 इक्वल टू कुछ तो नाम दे देते हैं, r2 इक्वल टू r लिख देते हैं, तो क्या हो गया फिर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r बच गया, बस बाकी सब गायब हो गया, बाकी सारी चीजें गायब हो गई, r2 r1 की जगह सिर्फ क्या आ गया, r आ गया। याद रखना ये r फाइनल है, r इनिशियल है, r2 मतलब फाइनल, r1 मतलब इनिशियल। अपने बुक में इनिशियल फाइनल में दिया है मैंने, 2 और 1 दिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन के आ गया, अगर हम इंफिनिटी को जीरो पोटेंशियल ले रहे हैं, मतलब अगर अर्थ से इतना दूर चले जाए कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल इज जीरो, दिस इज आवर अजम्पशन, देन इन दैट केस u विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि दोनों बिगर हो, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम इज मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन r इज सेपरेशन बिटवीन देम। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, इट इज अट्रैक्टिव, द फोर्स बिहाइंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। फोर्स जो इस एनर्जी को दे रहा है वो कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अगेन ये सारे साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन है कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। सो इट इज प्योरली साइन कन्वेंशन। लिख लो नंबर 5.8, एग्जांपल 5.8, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला पर। तो पहले क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m when it is raised from height re above earth surface। सो पहले अर्थ का सरफेस बनाते हैं, लेट अस से अर्थ बना लें इसे पूरा, ये अर्थ का सेंटर, ठीक है। अर्थ का सरफेस यहाँ पर है, यहाँ से हमने बॉडी को कहाँ रखा हुआ है, कितनी हाइट पे अभी बॉडी शुरुआत में, इट इज एट हाइट re इज एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ, re इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोला है देखो, व्हाट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ई, ठीक है। मैंने जो r1 r2 वाला फॉर्मूला दिया है वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, क्योंकि वहां पर रेफरेंस नहीं आता है, ठीक है। व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास कितना है, m दिया है, when it is raised from height re above earth surface, अर्थ सरफेस से re हाइट पर है और वहां से रेज किया टू 5/2 re above earth surface, यहां से और 5/2 हाइट पे, 5/2 re हाइट पे इसको रेज किया यहां पर। सो ये फाइनल पोजीशन है ना, ये इनिशियल वन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल फाइनल। कहां से कहां रेज किया है, रेज्ड फ्रॉम हाइट re above earth surface to 5/2 re above earth surface। रेफरेंस कहां से, अर्थ सरफेस से लिया है हाइट का। re एंड me आर मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का मास है me, रेडियस ऑफ अर्थ इज re, ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो ये वैल्यूज देख के लग रहा है कि अपना आंसर जो आएगा वो फॉर्मूला फॉर्म में आएगा,
ठीक है, फॉर्मूला फॉर्म में आंसर आने वाला है, वैल्यूज नहीं आएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी m1 m2 r फाइनल माइनस r इनिशियल, r2 माइनस r1, ठीक है। इनिशियल ये r जो है, दिस r इज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मास फ्रॉम फर्स्ट मास। हमने दोनों मासेस पॉइंट मासेस लिए थे, यहाँ अर्थ बड़ी है तो कहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, सेंटर से। सो ऑल डिस्टेंसेस r1 एंड r2 आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। अब इनिशियल इज r1, तो r1 कितना बताओ, इनिशियल r1 कितना है, इनिशियल मतलब ये r1 कितना है, दिस इज r1, दिस इज r1, कितना है बताओ, इट इज 2re। r2 कितना है बताओ, 5/2r। r2 इज दिस, कितना है 5/2re थोड़ी ना है, 5/2 प्लस 5/2 इज 2.5 है ना, 2.5 प्लस 1 कितना, समझा या नहीं समझा, वापस से बताओ। इनिशियल पोजीशन ये था, ये वाला, डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे, सेंटर से, सेंटर से, रेडियस से, सेंटर से मेजर होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, आर ई प्लस आर ई, 2re है। फाइनल यहाँ पर है, कहाँ से वापस से मेजर होगा, यहाँ से, ये कितना डिस्टेंस है, सो दिस इज आर ई प्लस ये वाला 5/2re, सो 5re प्लस 5/2re कितना होता है, 5/2 इज 2.5, 2.5 प्लस 1 इज 3.5re, या फिर 5/2 प्लस 1 इज 7/2re, सो अगेन 3.5, ठीक है। सारे वैल्यूज आ गए, डाल दो इधर, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस जी एम, m1 की जगह मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज अर्थ, मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह ये छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, r2 की जगह 1/3.5 re माइनस r1 1/2 re। 3.5 को मैं 7/2 लिखो तो चलेगा क्या, 3.5 को 7/2 लिखो तो चलेगा, तो देखो क्या आ रहा है, माइनस जी एम ई एम, 7/2 का 2/7 हो जाएगा, माइनस 1/2 आर ई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, आर ई बाहर ले सकते हैं, यहीं पे ले लो बाहर, आर ई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब बचा ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, 2 2 जा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 है ना, 4 माइनस और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, जी एम ई एम अपॉन नीचे कितना बच रहा है 14 आर, ये आ गया आंसर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना सर इधर अलग है, कितना है, GM m/10re, तो गलत है ना, क्योंकि उन्होंने सेंटर मतलब सेंटर से नहीं ये लिया है। क्यों नहीं किया, त्याचा 3.5 गेली फक्त 2.5 आणि दुसरा तो 2 घेतलाय का, हो मग चुकलं ना त्यांचं, चुकलं ना, गलत किया उन्होंने, यही सही है। अगर ये वाला डिस्टेंस सेंटर से ले रहे हैं और इसको सेंटर से क्यों नहीं ले रहे, इससे भेदभाव क्यों कर रहे हैं, सर 5.2 आर सेंटर पासूनच असेल ना मग, क्वेश्चन रीड कर, ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। चलो कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ का जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड बनाता है अपनी, है ना, अभी भी बताया था। तो फील्ड बनाता है तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो फिजिक्स में फील्ड्स, फोर्स फील्ड्स, ठीक है, इन जनरल फील्ड इन फिजिक्स इज कंसीडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब इसको कुछ वैल्यू होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इसको कुछ सिग्निफिकेंस भी होगा, है ना। सो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, इन जनरल फील्ड को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स डिवाइड बाय जो भी क्वांटिटी है,
वहां पर इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स की किसमें इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज मास। सो फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, ईजी लिखते हैं उसको हम लोग जनरली। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स वेक्टर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। तो अर्थ की केस में अर्थ का मास है कैपिटल एम, आर डिस्टेंस में हमारे पास एक स्मॉल एम रखा हुआ है अर्थ के सेंटर से, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इधर डाल दो तो क्या आ जाएगा, वेक्टर में है ये, मैं स्केलर में लिख रहा हूँ, स्केलर में लिखते हैं। सो एफ की जगह लिख देंगे हम लोग जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये एम अपॉन में वैसे का वैसा। ये स्मॉल एम किसका मास है, इसका, जो पार्टिकल उस फील्ड में रखा हुआ है। फील्ड किसने बनाई, अर्थ ने। सो अर्थ इज सोर्स ऑफ फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बना रहा है, अर्थ। जो बड़ा मास है वो फील्ड बनाता है, छोटा मास भी बनाता है बट उसकी नेग्लिजिबल है ना। हम लोग अर्थ के साथ स्टडी करते हैं सारा, हमारे आसपास कौन सी फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसने बनाई, अर्थ ने, ठीक है। हम भी बनाते हैं लेकिन हमारी फील्ड बहुत छोटी है। सो ये जो है ये सोर्स ऑफ फील्ड है, और ये क्या है, ये मास है जिसको हमने फील्ड में रखा है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फील्ड, और वो ऑब्जेक्ट का मास है m। तो यहाँ पर m क्या है, स्मॉल m इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। mm कट हो रहा है, क्या बन रहा है फॉर्मूला, g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं if small m is on अर्थ सरफेस, तो क्या हो जाएगा देखो तो जरा। अगर मैं इसको अर्थ सरफेस पर रख दूं तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। इसको मैं यहां रख दूं तो आर की वैल्यू कितनी, ये आर जो है, अगर मैं इसको यहां रख दूं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। माइनस क्यों होगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस। सो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर। ये यहां डाल दो तो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है क्या कहीं पे, जी एक्सेलरेशन के, हाँ। तो क्या समझा इसे, दिस इज सेम एज स्मॉल जी। सो इन जनरल हम लोग जो स्मॉल जी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, वो और फील्ड एक ही है, एक ही चीज है, क्योंकि ये जी की वैल्यू हाइट से चेंज होती है, बिकॉज ये आर चेंज होता है। सो एक्चुअल फॉर्मूला ये है जी का, है ना। अर्थ सरफेस पे हम यहाँ पर कैपिटल आर ले लेते हैं, डेप्थ में चेंज होता है, याद रखना। फील्ड चेंजेस इनसाइड, फील्ड चेंजेस आउटसाइड। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल हाइट्स फ्रॉम सेंटर आर डिस्टेंस पे जी की वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। सो दिस ई जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ये फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट मास। और हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके क्या समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला तो अपना स्मॉल जी का फॉर्मूला है, तो इसलिए इसको अलग से आपके बुक में डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज इट इज द सेम। बट अगर आप कहीं पे किसी फॉर्मूला में या किसी डिस्कशन में देख रहे हो कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। क्या है ये सारा, स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सो फील्ड का इन जनरल डेफिनेशन फिजिक्स में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। अगर मास वहां पर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस में जो फोर्स आता है इट इज ड्यू टू चार्ज इटसेल्फ, मास की वजह से नहीं। तो यहाँ पर फोर्स डिवाइड बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज द फील्ड, है ना। तो ऐसे हम फील्ड को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी वैसे ही है, वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे तब वहां पर। ये पॉइंट क्लियर है कि ये कहाँ से है ये सारा स्टोरी फील्ड का,
एंड फील्ड इज इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसके पीछे बहुत सारा फिजिक्स है, वो तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, अलग से इसको क्यों डिफाइन करना पड़ा। इसके बिना भी काम हो रहा था। किससे काम हो रहा था? फोर्स से। ठीक है, खास बात क्या है? तो फोर्स जब हम बात करते हैं, सो दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन m1 एंड m2, दो मासेस होने चाहिए। अगर ये मास नहीं भी है तो क्या ये अर्थ अपना एक फील्ड बना रही है? तो आंसर इज यस, है ना। सो ये मास m चेंज कर देंगे तो ये फोर्स चेंज होगा, बट देयर इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय दिस कैपिटल M, विच इज कॉल्ड फील्ड, है ना। हम मास चेंज करते जाएंगे तो उसी पॉइंट पे हम दूसरा मास रख देंगे तो दैट मास विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स, ज्यादा होगा। तो छोटा मास रखेंगे तो दैट मास विल एक्सपीरियंस लेस फोर्स, दूर रख देंगे तो मास विल एक्सपीरियंस लेस फोर्स। तो ये इस कैपिटल M ने डिसाइड किया कि कितना फोर्स लगाना है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दैट सेकंड क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड फील्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा एक और इसका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, जो यहाँ से फोर्स लगता है इस पे, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए कुछ टाइम लगता है ना। एंड इफ दिस डिस्टेंस इज टू लार्ज दैट टाइम इज आल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे कि अर्थ और सन ने अपना फील्ड बनाया हुआ है और उस फील्ड में अर्थ मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सन और अर्थ नजदीक आ गए फिर सन ने अपना फोर्स लगाना चालू किया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये जो इंस्टेंटेनियस ग्रेविटेशनल फील्ड का या फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, इट इज इंस्टेंटेनियस, डिले नहीं होता है, देयर इज नो टाइम डिले। ऐसा नहीं कि सन ने आज ही अभी फोर्स लगाया 8 मिनट के बाद अर्थ पे फोर्स लगाया, ऐसा नहीं होता है, इमीडिएट लगता है। एंड इट इज ड्यू टू द स्पीड। सो इन रियलिटी इंस्टेड ऑफ masses exerting force on each other, the field exerts force। रियलिटी में क्या हो रहा है? यहाँ पर इस पॉइंट पे जो फील्ड है, जो किसने बनाई? इसने। वो फील्ड इसको फोर्स लगा रही है, ये रियल फैक्ट है, ठीक है। हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझते, हम लोग सिंपल में समझते हैं इसको। कैसे सिंपल में समझेंगे कि इसने इस पे फोर्स लगाया, खत्म, ठीक है। बट इन रियलिटी द फील्ड्स एक्सर्ट फोर्स एंड दैट्स व्हाई फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट। फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फील्ड, क्योंकि एक्चुअल में तो फील्ड ही फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा सकता। जैसे मैं आपको पुश कर सकता हूँ बट टचिंग यू, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट फोर्स लगा सकता हूँ, और हमें कॉन्टैक्ट किए बिना कैसे फोर्स लगा रही है? तो उसके लिए फील्ड को फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, वेयर द फोर्सेज आर नॉट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए वी नीड कंसेप्ट ऑफ फील्ड, उसकी जरूरत पड़ गई उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई आपको फिजिक्स में बहुत जगह फील्ड्स दिखेंगी और पोटेंशियल्स दिखेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो किस पे? पोटेंशियल पे। जैसे मैंने बताया कि ये सोर्स ऑफ फील्ड है, वैसे ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल भी है। ये अपने आसपास एक पोटेंशियल बना रहा है। तो पोटेंशियल होता क्या है, थोड़ा मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा इसको। ये हो गया फील्ड के बारे में डिस्कशन। अगेन ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं, क्योंकि आपके बुक में तो है नहीं फील्ड के बारे में। पोटेंशियल के बारे में है, तो मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं आपको। सपोज ये है, यहाँ पर देखो, ये मैं क्या बना रहा हूँ डायग्राम में, किस चीज का डायग्राम है? स्टेयर्स है। लड़का यहाँ खड़ा है सबसे लोएस्ट स्टेयर में, फिर यहाँ चला गया। क्या फर्क है ये दोनों जगह पे? हाइट, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये हमें बता रहा है कि लड़के का लेवल क्या है। क्या बता रहा है हमें? लेवल क्या है। अब ये नॉर्मल स्टेयर्स की बात करेंगे, हमारी बिल्डिंग के स्टेयर्स की बात करेंगे। अगर हम यहाँ हैं और हम यहाँ हैं, इन दोनों ही केस में हमारा मास तो उतना ही रहने वाला है, बट हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा? यहाँ ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या है? ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये किसकी वजह से है? ये प्लस है, यहाँ पर लेस है। इट इज नॉट ड्यू टू अस, इट इज ड्यू टू दैट लेवल, ठीक है। उसी लेवल को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। और ग्रेविटी की केस में दैट पोटेंशियल इज एक्चुअली द हाइट। हाइट इटसेल्फ इज पोटेंशियल इन केस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, पोटेंशियल
is defined as potential energy per unit mass or work done per unit mass. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ दैट पर्सन, इनटू ये स्मॉल एम तो है ही अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम है, तो ये एम और ये वापस से कट, क्या बन गया फॉर्मूला? सो दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल. इसको हम लोग लिखते हैं V at R. क्यों R? V इज अ फंक्शन ऑफ R. ये मैथ्स में आपको ऐसे लिखा होगा f of x. तो V of R, V is function of R because potential energy changes with R. R बढ़ेगा मतलब आप ऊपर जा रहे हो, R बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, घटेगी, बट नेगेटिव वैल्यू घट रही है. नेगेटिव वैल्यू का घटना मतलब क्या? -4 का -2 होना मतलब क्या है? समझ लो, यहाँ पर माइनस साइन भी है ना. मैग्नीट्यूड वाइज वो बढ़ रही है, बट इन रियलिटी अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन देखोगे तो इट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, 1/x है ना, पोटेंशियल एनर्जी V वर्सेस डिस्टेंस R. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला तो सही लिखा है, हाँ. 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ आता है ऐसा, लेकिन ये -1/x है, तो ये आएगा ऐसा नेगेटिव साइड पे. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको. दिस शेप इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ऐसा 1/x का ग्राफ. अगर +1/x होता तो यही ऊपर से ऐसा आता, माइनस इसलिए ये मैंने नीचे किया. इसका मतलब ये हुआ कि इफ R वैल्यू इज स्मॉल, दिस वैल्यू इज मोर नेगेटिव. अगर R बढ़ेगा है ना, तो R बढ़ेगा तो क्या हो रहा है? -4 से -2 है ना. R बढ़ेगा तो ये घट रहा है किस तरफ? ऊपर की तरफ. इसका घटना ऊपर की तरफ है, ये 0 है. तो ये आ जाएगा ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी. कहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड है? फ्रॉम सेंटर आउटसाइड. ठीक है, अर्थ के केस में दिस इज वैलिड फॉर आउटसाइड पॉइंट्स. इनसाइड पॉइंट में फॉर्मूला थोड़ा सा गंदा बन जाता है, तो हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे एडवांस टॉपिक है. क्योंकि इनसाइड में क्यों फर्क पड़ता है? कैपिटल एन इज नॉट कांस्टेंट इनसाइड. अंदर जाओगे तो अर्थ का अंदर वाला हिस्सा आप पे फोर्स लगेगा, कैपिटल एन चेंज हो जाएगा. एंड इफ दिस चेंजेस तो हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूला में वी हैव कंसीडर्ड जी एंड एम एज कांस्टेंट. ठीक है, तो उस केस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है, वी विल नॉट डिस्कस दैट पार्ट. ठीक है, तो ये हो गया आउटसाइड पॉइंट्स के लिए. आउटसाइड पॉइंट मतलब अर्थ के सरफेस से लेकर दूर कहीं पे भी चले जाओ, दिस फॉर्मूला इज वैलिड. और अगर पॉइंट मास है तो पॉइंट मास के तो अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, तो पॉइंट मास के लिए हर केस में वैलिड है. एक पॉइंट मास दूसरा पॉइंट मास, दिस इज वैलिड फॉर एनी पॉइंट मास सोर्स. ठीक है, अर्थ इज नॉट पॉइंट मास सोर्स, तो इसलिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट्स ऑन सरफेस एंड आउटसाइड द अर्थ. इनसाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ पर वैलिड है याद रखना, फॉर पॉइंट मासेस. ये ग्राफ भी किसके लिए बना मैंने? फॉर पॉइंट मासेस. अर्थ के लिए अगर बनाना होता तो मैं इसको कैसे बनाता अर्थ के लिए? क्योंकि मुझे अंदर वाला फॉर्मूला अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा है. सो लेट अस से दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, इसके आगे ऐसा आता अर्थ के सरफेस से आगे. ऑन अर्थ सरफेस यहाँ पर क्या हो जाता? कैपिटल आर हो जाता है, ये कुछ वैल्यू हो जाती. इट वुड हैव सम वैल्यू हियर, ऐसे ये वाली वैल्यू कितनी रहती है? ये वैल्यू -gm अपॉन कैपिटल आर. ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आता है अर्थ के केस में, पॉइंट मास के केस में ऐसा. ठीक है, पोटेंशियल कंसेप्ट क्लियर है. पोटेंशियल ये भी वापस से एडिशनल कंसेप्ट हमने लाई है. रियल कंसेप्ट क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी. एडिशनल क्या लाया हमने? पोटेंशियल. क्यों लाया? ये मास अगर ये स्टेप्स पे मेरी जगह आप चल रहे होंगे तो आपका मास अलग होगा, है ना. बट स्टिल हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट पे पोटेंशियल लोअर है, ये पॉइंट पे हायर है. क्यों बोल पा रहे हैं हम लोग? ये हमारे मास पे डिपेंड नहीं है, उसके लेवल पे डिपेंड है, और उस लेवल के लिए फिजिक्स में कुछ तो क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने पोटेंशियल क्वांटिटी लाया. ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट.
प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट या लोकेशन, लोकेशन बोलना चाहिए, लोकेशन ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन इन द फील्ड, फील्ड के अंदर जो भी लोकेशन पे वो पार्टिकल है, यहाँ पर या यहाँ पर, वो उसकी पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। और जितना उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हमें इस पोटेंशियल से उस पॉइंट की प्रॉपर्टी पता चली है, वहाँ पर कोई दूसरा मास रखो या ना रखो। और ये पोटेंशियल बनाता कौन है? सोर्स बनाता है। अपने केस में अर्थ बना रहा है पोटेंशियल। तो यहाँ हर जगह हम लोग पोटेंशियल फील्ड में है, ठीक है, पोटेंशियल और फील्ड दोनों में है, ठीक है। फील्ड पोटेंशियल दोनों ही किसका फंक्शन है? लोकेशन का, आर आया है। सो फील्ड का फॉर्मूला ये था, E इज अ फंक्शन ऑफ आर माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये ऐसा दोनों आउटसाइड के लिए वैलिड है, अर्थ के आउटसाइड में ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है। 1/r स्क्वायर है, यहाँ पर 1/r। एंड दिस इज फील्ड, दिस इज पोटेंशियल, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा पोटेंशियल, ओम्स लॉ के बारे में आपको जब पढ़ाया होगा तो पोटेंशियल बताया होगा। नाउ सपोज दिस पॉइंट हैज पोटेंशियल VA, दिस पॉइंट हैज पोटेंशियल VB, तो मेरा पोटेंशियल कितने से बढ़ गया? VB माइनस VA इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन to move from A point to B point upon mass। किसको मूव कर रहा है? M को मूव कर रहा है। So that will be potential। और change in potential energy, work done is also change in potential energy per unit mass। ये हो गए सारे अलग अलग फॉर्मूले, इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब देखो हमने ये सीखा कि अगर एक पॉइंट मास है M कैपिटल M, दूसरा पॉइंट मास है स्मॉल m, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ तो r है, तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है व्हिच इज गिवन बाय u इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन उनका सेपरेशन r। इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है ना। तो सपोज ये m हमारी अर्थ है और अर्थ से r दूरी पे ये हमारा मास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ये बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट वापस से अर्थ पे आ जाएगा। एक्चुअली सेंटर तक जाना चाहिए, बट सिंस यहाँ पर सरफेस है तो वहाँ तक जाके रुक जाएगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बता रही है कि इट शुड कम डाउन और इट शुड फॉल ऑन अर्थ, जो होता है रियलिटी में, है ना। इट इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स। अब सपोज इफ आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी v, ऑब्जेक्ट लिया और ऐसे थ्रो किया v वेलोसिटी से, क्या होगा? ऊपर जाता है। एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद क्या होता है? उसकी वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी गायब, और कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो वापस आता है। ये हमने स्कूल में भी सीखा हुआ है। अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी दे दूं तो थोड़ा और आगे। ये अर्थ सरफेस वेलोसिटी दिया, इधर तक गया, वापस आ गया। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है। और वो पोटेंशियल कितनी होती है? विच इज mgh इस केस में, अपने केस में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो gm अपॉन r। और ज्यादा वेलोसिटी दे दो तो वापस से कहीं ना कहीं जाके वापस अर्थ पे गिरने वाला है। ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा कि बहुत हाइट से भी वो वापस आएगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल एनर्जी r? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, r इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, अल्टीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0। ग्राफ याद करो पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा, दिस इज 0। तो एक हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, मतलब वो वापस नहीं आएगा और इट विल एस्केप अर्थ, ठीक है। और वो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? दैट विल बी ½ mv एस्केप स्क्वायर, ठीक है।
इस एनर्जी से अगर मैंने थ्रो किया तो उस पॉइंट पे उसको अर्थ का एस्केप कर जाएगा। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है क्योंकि हम उसको क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे पॉइंट ले रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ही क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ही, हर एक टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इस पॉइंट पे जब अर्थ पर है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर, लेट अस से वी ई इज एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी पे वो अर्थ को छोड़ के भाग जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से छूट जाएगा, है ना। हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं मतलब वो कभी ना कभी अर्थ को छोड़ के जाएगा ही। अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो जैसे रॉकेट्स जाते हैं उसको बहुत ज्यादा स्पीड देते हैं यूजिंग सम गैस वगैरह जो भी इंजन होता है उसका। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट अस से सैटेलाइट हम थ्रो कर रहे हैं तो मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, कितना? कैपिटल आर। और अपना फॉर्मूला में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो आर स्क्वायर आता है, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस जब हम उसको एस्केप वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है? उस पॉइंट पे तो काइनेटिक भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है, सबसे दूर वाले पॉइंट पे इन्फिनिटी पे है इसलिए पोटेंशियल जीरो, और हाईएस्ट पॉइंट है इसलिए काइनेटिक तो जीरो हो रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक जीरो होते जाएगी, पोटेंशियल बढ़ते जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी पे तो जीरो है। तो क्या आ रहा है इससे? हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया क्योंकि इक्वल टू जीरो ही है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर कुछ तो गड़बड़ किया क्या मैंने? पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर नहीं होता ना, स्क्वायर नहीं होता, वो तो फोर्स में स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो ये ना फॉर्मूला आर ही है, स्क्वायर नहीं है। हाँ तो क्या बचा अपने पास, स्मॉल एन गया, वी ई इक्वल टू क्या आ गया इस पे से, एस के वेलोसिटी इक्वल टू 2 उधर, जी कैपिटल एम अपॉन आर, और ये रूट, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगर कोई चीज को इतनी वेलोसिटी से मैं अर्थ से थ्रो कर दूं तो वो अर्थ को छोड़ के निकल जाएगी। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। हम अर्थ से ही पढ़ रहे हैं सब चीजें, है ना। इन जनरल अगर स्पेस में चले जाएंगे तो वो बिगर ऑब्जेक्ट का या जो फील्ड बनाने वाला सोर्स ऑब्जेक्ट है, इन जनरल हमारे केस में तो अर्थ ही है सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो हम पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम लोग सारा डिस्कशन अर्थ पे ही करते हैं। सैटेलाइट्स भी हम लोग अर्थ से ही छोड़ने वाले हैं, सैटेलाइट्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग। आर रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट कितना? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। जी इज आल्सो कांस्टेंट, क्या वैल्यू है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सारी वैल्यू कांस्टेंट है। इफ यू पुट ऑल दोस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आ रही है इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई चीज को इतनी स्पीड से फेंक दे यहां से, बहुत ज्यादा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हाइट 1 सेकंड में कवर कर लेगा। अगर उतनी फास्ट कोई चीज को फेंक दे वो अर्थ को छोड़ के चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, निकल गया डायरेक्ट स्पेस में। तो सर इतनी स्पीड तो नहीं ना होती है किसी और, इतनी स्पीड तो नहीं होती फिर तो फिर इतनी जैसे स्पीड। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की है। एयर जो है ना वो बहुत भयंकर है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं, एयर ड्रैग, इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये बहुत ज्यादा स्पीड है, ड्रैग फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। तो सर फिर बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्पेस में कैसे चले जाते हैं? रॉकेट कैसे जाता है, लॉजिकल बात है, इतनी हाई स्पीड पे थोड़ी ना छोड़ेंगे हम लोग। सोचो माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर पर सेकंड, अगर माउंट एवरेस्ट 1 सेकंड में क्रॉस करता तो स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होता। ऑब्वियस बात है ये ज़्यादा स्पीड है, 11 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आप में कर सकते हो कैलकुलेट करके, इनटू 3600 कर दो, इट इज ट्रिमेंडस स्पीड। इतनी स्पीड अर्थ पे पहली चीज़ तो हम लोग ज़्यादा कोई चीज़ को है नहीं, रॉकेट्स को भी इतने फास्ट नहीं भेजते।
लेकिन ये तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एक बार थ्रो किया, रॉकेट को थोड़ी ना एक बार थ्रो किया, उसके पीछे क्या लगा है, फोर्स। इंजन लगा हुआ है, वो कांस्टेंट उसको पुश दे रहा है, वहां पर फोर्स भी आ रहा है, सही है। वो फोर्स किसको बैलेंस करेगा, ड्रैग को बैलेंस करेगा, और किसको बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी बैलेंस करेगा, सारे फोर्सेस को बैलेंस करके जा रहा है वो। तो उस केस में इतनी स्पीड की जरूरत नहीं है, टाइम लगा तो भी वो क्रॉस करेगा। इतनी स्पीड की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर किसी तरीके से हमने इतनी स्पीड दे भी दी तो एयर रेजिस्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एयर रेजिस्टेंस तो है ही, अर्थ पे से एयर तो हटा नहीं सकते। हाँ, मून पे चले जाए और वहां पर कैलकुलेशन कर ले तो ठीक है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां ये वैलिड हो जाएगा। अगर किसी चीज को बहुत, वहां पर जो भी क्रिटिकल स्पीड होगा वहां पर ये नहीं होगा। मून पे जो क्रिटिकल स्पीड होगा, मून का मास जो कि अर्थ से बहुत कम है, मून का रेडियस जो अर्थ से बहुत कम है, तो ये दोनों चीजें कम होने की वजह से दिस वेलोसिटी इज मच मच लेस देन व्हाट इज ऑन अर्थ। थोड़ा सा याद कर लो, हमारे पास जी का वैल्यू है, क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू में इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जीएम की वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, जीएम की वैल्यू हो जाएगी जी आर स्क्वायर, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, तो ये आ जाएगा 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर, क्या आ जाएगा, 9। अरे जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर और आर स्क्वायर कट हो जाएगा, आर बचेगा। अर्थ के केस में तो हमको जी भी पता है 9.8, आर भी पता है 6408 किलोमीटर। अगर मून होगा तो उसके केस में जी की वैल्यू 1/6 है, रेडियस आपको सिर्फ मून का निकालना पड़ेगा गूगल से। सो इफ यू पुट दैट वैल्यू हियर, आपको मून पे एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगा, अर्थ से कम होगा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, चीज़ों को हाई स्पीड पे थ्रो करके मून से निकल सकते हैं, है ना। बिना रॉकेट बूस्टर के लिए हो जाएगा काम, गन से फायर कर देंगे तो। लेकिन हेवी ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बुलेट को निकाल सकते हैं मून से। कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ मून और जी, तो स्पीड मिल जाएगी। बुलेट या रॉकेट फायर करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। अर्थ पे पॉसिबल नहीं है ऐसा, किसी चीज़ को थ्रो किया और अर्थ से निकल गई, क्यों पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑफ ड्रैग फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा, दिखने में छोटा लगता है बट इट इज़ किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट किलोमीटर पर आवर, तो इट इज़ ह्यूज स्पीड, है ना। तो सैटेलाइट थ्रो करना है, किसी भी चीज़ को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है, यू विल नीड दिस स्पीड, है ना। यहाँ पर m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, कहाँ पर है ये स्पीड, आपकी सर्विस। सरफेस पे, है ना। ये सारा कैलकुलेशन अर्थ के सरफेस पे हुआ। अगर मैं किसी तरीके से चीज़ को यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये वाला कैपिटल R की जगह और कुछ आ जाएगी वैल्यू, जो कि कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है ना। तो उस केस में हमें कम एनर्जी, कम काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी टू थ्रो द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट। और इसलिए हमारे जो इंडियन मिशन है, स्पेस मिशन, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे किया, यूजिंग दिस फैक्ट। क्या फैक्ट यूज किया मंगलयान में कि भाई अगर मैं यहाँ से थ्रो करूंगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे ज़्यादा है। अगर किसी तरीके से इसको ऑर्बिट में लेके जाए, ऊपर हाइट पे, ऑर्बिट में कैसे लेके जाएंगे, क्या स्पीड है वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाइट पे लेके जाए, फिर थोड़ा थोड़ा उसको दूर लेके जाए, स्टेप वाइज। हम जैसे स्टेप्स पे चढ़ते हैं ना, स्टेप्स पे चढ़ते जाएंगे ऐसे ऊपर 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 ऊपर, एक हाइट तक पहुंच जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर उस पॉइंट से हम एस्केप करना है, अर्थ को हाइट से एस्केप करना है, तो आसान है, क्योंकि उस केस में ये पोटेंशियल बहुत कम है, ये पोटेंशियल कम है, तो ऑब्वियसली कम एनर्जी में हम लोग अर्थ को छोड़ के जा सकते हैं। कम एनर्जी मतलब कम फ्यूल, कम फ्यूल मतलब कम खर्चा, तो इंडियन स्पेस मिशन का खर्चा कम होता है। क्यों कम होता है, हम लोग जो कर लोग हैं, हमको कम खर्चे में सब करना रहता है, ऐसा बचना चाहिए। हाँ, बचना चाहिए ना, अपन थोड़ी ना यूएसए है कि कितना भी खर्चा करेंगे, उनके पास तो बहुत पड़ा है, अपने पास थोड़ी ना है। वो लोग क्या करते हैं, इधर से छोड़ते हैं, सीधा इधर से ही लॉन्च करेंगे और वहां पर डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। उनके सारे मिशन ऐसे होते हैं। हमारा मिशन कैसा था, इधर से निकलेंगे, लगने तो ना क्या है, पैसा बचेगा तो टाइम जाएगा। उनका मिशन अगर कुछ कम दिन में होने वाला है तो अपना कुछ ज़्यादा दिन लगेंगे, तो हमने क्या किया, ऊपर भेजा, फिर ऑर्बिट में घुमाया घुमाया घुमाया, फिर थोड़ा सा इंजन से बूस्ट किया तो स्पीड बढ़ गई और बड़ी ऑर्बिट में चली गई,
फिर और बड़ी ऑर्बिट, फिर और बड़ी ऑर्बिट, फिर मार्स को अर्थ के नजदीक आने दिया, उसका भी कैलकुलेशन होता है कब वो प्लैनेट से नजदीक आने वाले हैं। वो जब नजदीक आने वाला होगा तब यहाँ से फायर किया, वो एकदम परफेक्ट उस जगह पे जाके उसके नजदीक आया, फिर उसको ऑर्बिट करने वहाँ पर लगा दिया। अब वो ऑर्बिट कर रहा है, सालों साल तक करते रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई लैंडिंग नहीं, कोई कट नहीं, इधर से छोड़ो उधर गया, हो गया काम, पूरा मार्स का स्टडी हो जाएगा कुछ सालों में, और बिना किसी खर्चे, ज़्यादा खर्चा नहीं किया। हमारा जो कॉस्ट है वो शायद से 1/100 ऑफ कॉस्ट ऑफ यूएस है, इतना फर्क है, बहुत कम है। इंडियन स्पेस मिशन का कॉस्ट बहुत कम है। हमारा जो मार्स मिशन है, उनका भी मार्स मिशन ही था, उन लोगों ने शायद से वहाँ पर लैंड करवाया है रोवर, और हमारे लोगों ने वहाँ पर एक और सैटेलाइट, तो मार्स पे सबसे पहला सैटेलाइट इंडिया का ही है। अर्थ पे तो है बहुत सारे सैटेलाइट, मार्स का सबसे पहला सैटेलाइट इंडिया का ही है। तो आप देख सकते हो कि उनका कॉस्ट कितना है, गूगल पे मिल जाएगा, अपना कॉस्ट कितना है। क्या कंसेप्ट यूज किया उन लोगों ने, 11th और 12th लेवल का कंसेप्ट यूज किया कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, तो ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो कम खर्चे में हो जाएगा। अब ऊपर लेके जाने के लिए भी तो नया स्पेसशिप चाहिए, तो हमारे लोग नया स्पेसशिप बनाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। अपने पास पुराने वाले थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वही यूज़ कर लिए, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पुराने व्हीकल से काम बन गया, तो नया कुछ लाना ही नहीं है, पुरानी चीज़ों का यूज़ कर लिया हमने, है ना। इसलिए हमारे स्पेस मिशन सस्ते रहते हैं इंडिया के। दूसरा, हमारी करेंसी डाउन है यूएसए से, और हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज ऑलरेडी सस्ते हैं, करेंसी भी डाउन है, तो बाकी कंट्री वाले सोचते चलो इंडिया में भेजते हैं अपना सैटेलाइट, वो लोग छोड़ देंगे, उनके पास सारा सेटअप रेडी है। तो अभी हमने देखो 102 या 104 सैटेलाइट छोड़े थे लास्ट टाइम, वो इंडिया के थोड़ी नहीं इतने सारे थे, बाकी लोगों के भी थे, सबके छोड़ दिए। क्या है, एक ही फ्यूल में सबका चला गया, कम खर्चा, अपना भी इनकम हो गया, उनका भी पैसा मिल गया, है क्या नहीं। तो फिजिक्स आना चाहिए पैसा बचाने के लिए, सही बात है ना। फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। सोचो अभी हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट टाइम देखो कितना हो रहा है, अब ये और आधा घंटा फिर खत्म, 10 बज रहे हैं, 10:30 छूटेगा। तो सैटेलाइट्स क्या होता है, क्या होता है सैटेलाइट, व्हाट आर सैटेलाइट्स? There are two types of satellite. So what is satellite? Satellite is an object that revolves around planet. Simple definition क्या है? कोई भी चीज जो planet को घूमती है वो सैटेलाइट है। अगर मैं जाऊँ स्पेस में और मैं अर्थ को गोल गोल घूमूं तो मैं भी सैटेलाइट हो जाऊंगा, ठीक है। अर्थ को भगवान ने दिया हुआ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है, हाँ, हमारी अर्थ के लिए जो सैटेलाइट है उसका नाम मून है, ठीक है। बाकी प्लैनेट्स को भी सैटेलाइट है अपने अपने, शनि को है और फिर वो कौन, जुपिटर को भी बहुत सारे हैं, बट दोज आर नॉट मून। हम लोग उसको बोलते हैं, यही कॉरेस्पॉन्डेंस वहाँ लगाते हैं कि वो भी मून है, बट दोज आर नॉट मून। हर एक प्लैनेट के सैटेलाइट का अपना नाम है। मेरे ख्याल से कुछ जुपिटर का एक सैटेलाइट है जिसका, जुपिटर का या सैटर्न का शायद से, टाइटन जो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, तो वो भी टाइटन नाम है उसका, उसका नाम मून नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि इट इज मून ऑफ जुपिटर और मून ऑफ सैटर्न, बट इट इज नॉट एक्चुअली मून। मून ये नाम है किसका, अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट का, ठीक है। एवरी प्लैनेट मे और मे नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि वीनस, मर्क्यूरी, उनको नहीं है, उनका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ को एक है, मार्स को 2 है, और जुपिटर को 16, अरे उनको बहुत है, वो गिन नहीं सकते, बहुत है, और भी डिटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या है वो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं और उनके आसपास जो सैटेलाइट है कुछ बहुत दूर है, यहाँ अर्थ से कुछ दिखते भी नहीं है, और कुछ बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको एक सपोज बेंच साइज का ऑब्जेक्ट है, उसको सैटेलाइट का डेसिग्नेशन देना भी ये हो जाएगा, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट नाम की बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए किस साइज के ऑब्जेक्ट को कितना नाम देना है वो एस्ट्रोफिजिक्स वाले डिसाइड करते हैं। सो हर ऑब्जेक्ट को तो नहीं बोल सकते सैटेलाइट, तो बहुत सारे लेकिन उन बड़े बड़े प्लैनेट्स के आसपास, ठीक है। फॉर्चुनेटली अर्थ को एक ही है। दूसरा जो होता है कैटेगरी, इट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, यस, नेचुरल सैटेलाइट मून या उस जैसे ऑब्जेक्ट्स, और आर्टिफिशियल मतलब जो हम बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर घूमता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फेमस एग्जांपल बता रहा हूँ, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
इनका वेबसाइट भी है। दूसरा है हबल स्पेस टेलीस्कोप। फिर इंडिया के बताने हैं तो इनसैट, और भी है बहुत सारे, मुझे सारे याद नहीं है। इंडिया का पहला वाला कौन सा था? पहला सैटेलाइट चंद्रयान, तो अभी हमने भेजा है, वो चंद्र पे गया है, आर्यभट्ट। इंडिया का जो था आर्यभट्ट था, पहला वाला था। अभी तो बहुत आगे है, अभी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट है स्पेस में। इंडिया के मेरे ख्याल से हंड्रेड्स में है खुद के, है ना। कितने हैं एग्जैक्ट वो मिल जाएगा आपको, हर कंट्री के कितने हैं, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन है ना। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं हमारे ऊपर घूम रहे हैं सारे। सो दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अर्थ और एनी प्लैनेट। अभी हमने मून पे भी सैटेलाइट छोड़ा है जिसको हम चंद्रयान मिशन 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर मंगल पे छोड़ा है वो मंगलयान 1, तो वो सारे सैटेलाइट्स है ना। और हमारा जो चंद्रयान 2 था जो लैंड होने वाला था वो क्रैश हो गया, तो क्रैश लैंड हुआ है वो। उसमें भी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, तो उसका भी सेकंड पार्ट वो सैटेलाइट ही है। सो वी हैव 2 सैटेलाइट्स ऑन मून, इंडिया के ही खुद के, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर O, ये अर्थ का रेडियस RE, और हमारा जो सैटेलाइट है वो किसी तो हाइट पे होता है अर्थ से, एट हाई एल्टीट्यूड। एंड जनरली मेनी ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट ऐसा नहीं है कि सारे सैटेलाइट सर्कुलर में ही होंगे। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट शेप्स, ठीक है। हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे, पहले सर्कुलर पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है? ये जो सैटेलाइट है इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल अराउंड अर्थ, सो इट विल हैव सम वेलोसिटी v। कैसे लॉन्च करते हैं, हाउ द सैटेलाइट इज लॉन्च, प्रोसेस सुन लो। देयर इज एटलीस्ट 2 स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 स्टेज का रॉकेट चाहिए। यहाँ से लॉन्च करेंगे, वर्टिकली जाएगा यहाँ तक, पहला स्टेज का काम खत्म, पहला स्टेज डिटैच हो जाएगा समंदर में जाके गिरता है। जो सेकंड स्टेज है वो 90 डिग्री पे रोटेट होता है एंड देन ब्लास्ट ऑफ होता है। ब्लास्ट ऑफ होगा तो ऐसे होगा, तो द सेकंड स्टेज विल गिव दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड vp, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया। अब अर्थ किस तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो अब जाएगा कैसा? ऐसे जाएगा। अब अगर ये वेलोसिटी सफिशिएंट होगी सो इट विल टर्न लाइक दिस, कम होगी तो इट विल फॉल ऑन अर्थ। जैसे मैंने ये मार्कर को ऐसा फेंका, अर्थ पे गिर रहा है, कैसे गिर रहा है? ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कम वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल की तरफ ले जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी है, सफिशिएंट है तो सर्कल में जाएगा, और ज्यादा है तो इलिप्स में जाएगा, अंडे का शेप बनाएगा, ठीक है। कम होने पे भी एक कंडीशन है जब वो ओवल बनाता है, इलिप्स बनाता है, ज्यादा होने पे भी इलिप्स बनाता है। इस पर्टिकुलर एक कंडीशन में जब वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल हो जाए, क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, सो इट बिकम्स द ऑर्बिट बिकम्स सर्कल। और अगर क्रिटिकल से बढ़ा दो तो इलिप्स, और उसमें भी और बढ़ा दो देन इट विल लीव अर्थ, तो वो अर्थ को छोड़ देगी। जो ये यूएसए वालों के स्पेस मिशन रहते हैं, अर्थ को छोड़ने वाले सारे मिशंस बनाते हैं वो लोग, है ना। उनके पास बहुत पैसा है, पूरा फ्यूल में खर्चा करते हैं, 4-4 स्टेज के रॉकेट लगाते हैं, है ना। हम लोग कम खर्चे में काम करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मुझे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लेके जाना है तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, एंड दैट वेलोसिटी इज क्रिटिकल वेलोसिटी। सिंस सर्कुलर ऑर्बिट में है, since the object is in circular orbit, it will have some centripetal force, and this centripetal force is equal to gravitational force, क्योंकि इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। r यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। r इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है। Gravitational force is G capital M mass of Earth, small m satellite का mass upon distance small r का square, सेंटर से डिस्टेंस r और r स्क्वायर कट हो रहे हैं, m और m कट हो रहे हैं। This v is called critical speed, G m upon r या फिर vc equal to square root of g m by r, G capital m है यहाँ पर, mass of Earth है। Small r is this distance, if this is h, this is r, capital R,
तो क्या है स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आर इज R plus H. कैपिटल आर प्लस एच, इधर डाल दो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच. व्हाट इज जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल एम Mass of Earth. मास ऑफ अर्थ, आर Radius Radius of of Earth. एच. Height of object. ठीक है, पॉइंट्स याद है. तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी ये किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट. जितनी हाइट ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा. हाइट ज्यादा वेलोसिटी. Velocity कम. तो जितना ऊपर से फेंकोगे उतना उसको स्लो थ्रो करना पड़ेगा. कम स्पीड से थ्रो करना मतलब कम फ्यूल. कम फ्यूल मतलब कम खर्चा. तो सैटेलाइट कहाँ से थ्रो करनी चाहिए? ऊपर से. दूसरी चीज, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी तो है जिसको हम हर बार भूल जाते हैं. एटमॉस्फेयर का स्प्रेड काफी ज्यादा है ना. जितना ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी वो कम होता है. ठीक है, एक हाइट के ऊपर फिर एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी वो बहुत कम है. तो हमारा जो ड्रैग फोर्स है वो यहाँ पर इस हाइट पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है. जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर बहुत कम होते जाएगा तो वहाँ पर ड्रैग फोर्स कम होते जाएगा. एक सिचुएशन के बाद ड्रैग फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. अगर हम एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गए जहाँ ड्रैग फोर्स जीरो है तो और हमने अपनी सैटेलाइट को ये स्पीड पे छोड़ दिया तो उसे रोकने वाला कोई है क्या? नहीं. एक बार वो घूमने लगी तो वो घूमते रहेगी बिकॉज देयर इज नो ड्रैग, नो डिसिपेट. ड्रैग फोर्स इज डिसिपेटिव फोर्स. वो एनर्जी खा जाता है. हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी वो खा जाएगा. एयर सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी. लेकिन एयर नहीं है, उस हाइट पे चले जाए तो ये सैटेलाइट एक बार घुमाने के लिए हमने रख दी वो घूमते रहेगी. जैसे मून घूम रहा है. मून हमारे एटमॉस्फेयर से काफी दूर है ना. तो हमारा एटमॉस्फेयर मून को स्लो डाउन नहीं कर सकता. एंड दैट्स व्हाई मून इज रिवॉल्विंग फॉर इयर्स. कभी भी वो घूमते ही रहता है, वो रुकता नहीं है. और दूसरी चीज वो गिरता भी नहीं है. क्यों नहीं गिरता है? ये गिर तो रहा है. एक्चुअली गिरना ही है. दिस सैटेलाइट इज फॉलिंग ऑन अर्थ. लेकिन वो फॉल कैसे हो रहा है? ऐसे. Circular motion. बिकॉज इट हैज सम टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों के बीच का एंगल 90 है एंड दैट्स व्हाई इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कल व्हिच इज एक्चुअली फॉलिंग. बट ये फॉल ऐसे हो रहा है कि ये कभी अर्थ पे आएगा ही नहीं. इस तरह से फॉल हो रहा है. सेम इज केस फॉर मून. अब मून का जो हाइट है वो काफी ज्यादा है. इसका मतलब मून का वेलोसिटी काफी कम है. काफी कम भी ये बहुत ज्यादा ही होता है. आप कैलकुलेट कर सकते हो. एच की जगह मून का और अर्थ का डिस्टेंस, ये आर प्लस एच की जगह अर्थ और मून का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेट पे से निकाल के डाल दो. मास ऑफ अर्थ तो है ही अपने पास तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ मून मिल जाएगी. कितनी स्पीड से मून घूम रहा है ना. और वो मैच करा सकते हो आप वो वैल्यू और बाकी वैल्यूज. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट था. तो मुझे बताओ ये सैटेलाइट्स जो घूम रही है उनको एक बार घुमाने के लिए हमने छोड़ दिया, वो घूम रही है अभी, तो क्या इनको कंटिन्यूस फ्यूल की जरूरत पड़ेगी? नहीं. तो एक बार हमने इसको घुमा दिया तो हमें कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है. हम उसको घुमाते रहेंगे सालों साल, वो घूमता रहेगा अपना अपना. उसको हमें बार बार एनर्जी देने की जरूरत नहीं है. तो सैटेलाइट में सोलर पैनल क्यों लगते हैं? आपने देखा होगा ऐसे दोनों तरफ पैनल्स होते हैं. क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर एनर्जी की जरूरत ही नहीं है तो पैनल क्यों लगा रही है? सर अंदर के Sir. लेंस को ग्रे टेलीस्कोप. हाँ, अंदर बहुत सारे. देखो सैटेलाइट का काम क्या है? ऊपर जाके किसी को चक्कर थोड़ी ना मारना है ना. टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं सैटेलाइट. उसका कुछ साइंटिफिक पर्पस है. क्या क्या पर्पस है सैटेलाइट के? यूजेस क्या क्या है? Communication, information. कम्युनिकेशन. डीटीएच पता है क्या? हाँ. हम लोग जो अलग अलग ब्रांड के डीटीएच देखते हैं, टाटा स्काई है और भी पता नहीं कौन से बहुत सारे ब्रांड्स हैं. तो जितने भी डीटीएच वाले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे घर के ऊपर डिश एंटीना लगता है. वो सिग्नल कहीं से तो लेता होगा, वो इससे लेता है सिग्नल. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट उन डीटीएच प्रोवाइडर्स को सिग्नल देती है. वहाँ से सिग्नल आता है अपने को. इसलिए आप लद्दाख में भी चले जाओ, केबल का वायर नहीं होगा फिर भी इनका डीटीएच का सिग्नल आएगा. मतलब एक्सट्रीम लोकेशंस पे भी चले जाओ, वहाँ पर वायरिंग भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं होगा तो डीटीएच का सिग्नल आएगा. समझ में आ रहा है? तो इसलिए सैटेलाइट के बहुत सारे यूजेस है. ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं. रिमोट सेंसिंग है, आपने बुक में लिस्ट किया हुआ है यूजेस ऑफ सैटेलाइट. बताओ. वेदर.
वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। फिर कम्युनिकेशन का हो गया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए। एनवायरनमेंट का क्या? होता है ना सर लास्ट ईयर रिमोट सेंसिंग बोलते हैं उसको। रिमोट सेंसिंग मतलब ऊपर से सारी चीजें देखता है, ट्रैकिंग होता है। फिर स्पाई का भी काम करता है। यूएस वाले क्या कर रहे हैं, मिलिट्री पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत सारे। देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दिस सैटेलाइट। गूगल अर्थ सबसे बड़ा यूज है, गूगल मैप्स है ना, गूगल अर्थ एंड गूगल मैप। अगर मैप में सैटेलाइट व्यू ओपन करोगे तो आपको यहाँ का दिखेगा। अभी इस वक्त क्या चल रहा है ना, वो भी दिखेगा ऊपर से। उसमें मैप में सेटिंग है सैटेलाइट व्यू, तो सैटेलाइट व्यू करो तो आपको पता चल जाएगा कैसा दिख रहा है ऊपर से। सोचो इतनी ऊपर है, कितनी ऊपर होती है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है ना, 12 to 1500 किलोमीटर। जनरली 500 किलोमीटर प्लस होती है सैटेलाइट्स, बियॉन्ड 500 किलोमीटर। बट ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर अवे। इतनी दूर क्यों रखी गई? बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बैंडविड्थ नहीं, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब डीटीएच वाली सैटेलाइट। कौन सी? जो इंडिया की सैटेलाइट इंडिया में ही रहनी चाहिए। अर्थ घूम रही है ना, सैटेलाइट भी घूम रही है, अर्थ भी घूम रही है। अगर अर्थ ऐसे घूम रही है और सैटेलाइट जल्दी से निकल गई, इंडिया इधर है, हमारे ऊपर की सैटेलाइट निकल गई, तो मुझे कुछ देर के लिए ऐसे चैनल दिखेगा, फिर सैटेलाइट वापस जब आएगी तब चैनल दिखेगा, फिर सैटेलाइट वापस आएगी। ऐसे करते रहेंगे तो कैसा मजा आएगा? नहीं आएगा। क्रिकेट की मैच चल रही है, सचिन बैटिंग, सचिन तो नहीं है अभी, कौन है, विराट बैटिंग कर रहा है, अचानक सारे मैच खत्म, अगली बार सैटेलाइट आएगी तब मैच खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो क्या होना चाहिए? द सैटेलाइट शुड मूव अलॉन्ग विद अर्थ। अर्थ घूम रही है, सैटेलाइट भी साथ में घूम रही है, जिससे इंडिया की सैटेलाइट इंडिया के ऊपर ही रहेगी। ऐसा सेटिंग होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट शुड बी 24 आवर्स। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 hours। तो सैटेलाइट का भी कितना होना चाहिए? 24 hours। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या इस पे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, सॉरी क्या है, Distance टाइम upon इक्वल टू speed, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 2 पाई इनटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सर्कुलर मोशन में तो डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। स्पीड कितनी है? तो ये क्रिटिकल स्पीड है। क्रिटिकल स्पीड का ये वाला फॉर्मूला, सो 2 पाई आर अपॉन वी की वैल्यू ये हो जाएगी Under GM रूट में आर बाई जी एम। देख लो सही है क्या? सही कर रहा हूँ क्या मैथमेटिक्स? ये इसको मैंने अपॉन में डाला तो वो उल्टा हो गया। इस आर को भी अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा? आर अंदर गया तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब। आर स्क्वायर R square होगा ना सर? आर स्क्वायर अंदर जाएगा, आर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। R into R होगा ना? हाँ तो आर बाहर है ना, हाँ बाहर का आर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर। R into R होगा ना सर? हाँ आर स्क्वायर का रूट क्या होता है? R। ठीक है। हाँ। तो अगर मैंने, चलो मैं आपके लिए 2-4 स्टेप बढ़ा देता हूँ। हाँ, समझा, समझा। बढ़ा देता हूँ। Nice. वो क्या लिखा था? t इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी एम। हाँ ये मैं सिंप्लीफिकेशन देता हूँ। 2 पाई वैसा, आर को मैंने लिखा रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर को हम ऐसे लिखेंगे, ये रूट में आर बाई जी एम। अब मैंने रूट कॉमन ले लिया, रूट कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का रूट है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। आर स्क्वायर इंटू आर बाई जी एम कितना हो गया? R cube। अब समझा मैथमेटिक्स क्या किया? तो अरे इसको जब आर को रूट के अंदर लेते हैं तो उसको स्क्वायर करना पड़ता है, और स्क्वायर वाली टर्म को बाहर लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट के अंदर ले रहे हैं ना हम लोग, ब्रैकेट थोड़ी ना, वो स्क्वायर रूट है। ठीक है, दोनों तरफ ये फॉर्मूला आ रहा है टाइम पीरियड का। सो टाइम पीरियड अगर 24 आवर्स चाहिए तो हमें आर वैसे सेट करना पड़ेगा। दिस स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। एक और चीज यहाँ नोटिस करो, इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये रूट तो गायब, सो टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन सम कांस्टेंट आर क्यूब।
So t square is proportional to, ये जगह पे जगह है क्या? Yes. Yes. Planetary motion Kepler third law. केपलर लॉ आ गया यहाँ से, प्रूफ हो गया थर्ड लॉ, है ना? क्या यूज किया हमने? ये तो फॉर्मूला यूज किया, केपलर का थर्ड लॉ भी प्रूफ कर दिया फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना? है ना? सारी चीजें लिंक। तो फिर सर जब जो सैटेलाइट होता है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो जब हम जैसे कोई डीटीएच कनेक्शन लगा दे तो उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे क्यों सेट करना होता है? सैटेलाइट जो है ना वो इस तरफ है, ये उसका ऑर्बिट है। हाँ। आपका लोकेशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर मेरा लोकेशन यहाँ है, सैटेलाइट इधर है, क्या करना पड़ेगा? एंटीना इधर चाहिए, एंटीना इधर रखेंगे तो सिग्नल नहीं आएगा। लॉजिक है। तो फिर एंटीना सर कैसे- बट वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे अभी हमने एंटीना सुनो, यहाँ रखा है। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, हम्म। तो सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के साथ। ये देख लो, ये एंटीना का फेस, रोटेट ये नहीं कर रहा सैटेलाइट, है, ठीक है? रिवॉल्व कर रहा है ना। हाँ नहीं, सैटेलाइट और अर्थ दोनों रिवॉल्व कर रही है, ठीक है? सैटेलाइट जैसे मूव कर रही है, अर्थ भी तो वैसे ही मूव कर रही है 24 आवर्स, हर वक्त हमारे ऊपर है। अगर सैटेलाइट एग्जैक्ट मेरे सिर के ऊपर है तो अर्थ 24 घंटे में जितनी घूमेगी सैटेलाइट भी उतनी घूमनी है, तो सैटेलाइट हर वक्त मेरे सिर पे ही रहेगी। समझ में आया? सैटेलाइट देखनी है ना तो आप इवनिंग टाइम में विलेज साइड में जाओ, इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम पे आपको सैटेलाइट दिखेगी। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, मैंने जो बताया ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। द सेकेंड टाइप इज पोलर सैटेलाइट, ये तेज घूमती है, ये कम हाइट पे होती है एंड दैट्स व्हाई हाइट कम तो स्पीड ज़्यादा, ये फास्ट घूमती है। इनका दूसरा कुछ काम है, इनका काम ये नहीं है, इनका अलग रोल है ना? जो स्पाई सैटेलाइट्स होती है वो ये कैटेगरी में आती है, वो उनको 24 घंटे घुमाने की जरूरत नहीं है। स्पाई सैटेलाइट का काम क्या है? घूमते रहो, नजर रखो सब पे, ठीक है? तो उसको इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, बाहर हाँ, रहने इसको सब पे नजर रखनी है। फिर वेदर सैटेलाइट्स होती है, वो भी ऐसी होती है, इनको सब जगह का वेदर देखना है तो वो घूमने वाली सैटेलाइट्स होती है। पोलर सैटेलाइट कम हाइट पे होती है और ये दिखती है आसानी से, ये ज़्यादा हाइट में वैसे भी दिखेगी नहीं, ये वाली दिखती है। ये मूव करते वक्त इवनिंग में आप विलेज साइड में जाओगे जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, तो सनसेट या सनराइज के टाइम पे दिखती है ये मूव करते वक्त। मैंने देखी इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? सिस्टर का विलेज है बहुत दूर दराज है, तो वहाँ पर ना इवनिंग टाइम पे कंप्लीट डार्कनेस होता है, आप स्काई अच्छे से देख सकते हो और सैटेलाइट्स भी दिखती है ना? है ना? इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे तो गिर जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी तो इलिप्स में घूमेगा, इलिप्स ओवल शेप, इलिप्स शेप। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से कम, क्रिटिकल से ज्यादा है बट एस्केप वेलोसिटी से कम है, उस केस में इलिप्स में घूमता है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी सो सर्कुलर, ठीक है? लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो इलिप्स या फिर गिर जाएगा, इलिप्स और पैराबोला गिर जाएगा। पैराबोला मतलब तो इट विल इलिप्स और स्पाइरल डाउन अर्थ, ठीक है? अर्थ पे गिर जाएगा या फिर इलिप्स में घूमेगा। इफ लेस देन क्रिटिकल, इफ इक्वल टू क्रिटिकल तो सर्कुलर में घूमेगा। इफ बिटवीन क्रिटिकल एंड एस्केप तो इस केस में ये इलिप्स में वापस से घूमेगा। दिस इज इलिप्टिकल स्टेबल ऑर्बिट, इलिप्स ऑर्बिट है अपना मंगलयान ये ऑर्बिट में था, ठीक है? इसकी इलिप्स में यहाँ पर वेलोसिटी इधर से इधर तक वेरी की, क्रिटिकल में लेके गए कम खर्चे में, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ्यूल लगा के एस्केप तक लेके गए, ठीक है? एस्केप के बाद क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप हो जाए तो पाथ इज पैराबोला। पैराबोला का मतलब क्या होता है? ऐसे वापस नहीं आएगी, निकल गया, अर्थ से दूर निकल जाएगा। और इससे ज्यादा अगर हो जाए एस्केप वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, देन इट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला पाथ होगा। हाइपरबोला मतलब कैसा होगा? ऐसे भागेगा,
पैराबोला मतलब ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। आपके बुक में पेज 93 पे सारे फिगर दिए हैं, ठीक है। वापस से याद कर ले, सबसे कम वेलोसिटी है, क्रिटिकल से भी कम। तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो अर्थ पे गिर जाएगा इफ एटमॉस्फेयर में, ऑर्बिट का पाथ एटमॉस्फेयर में घुस गया तो अर्थ पे घुस जाएगा, है ना। सो इट विल स्पाइरल डाउन अर्थ, स्पाइरल होके गिर सकता है, कैसे भी गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल देन द सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्रिटिकल पे। क्रिटिकल से ज्यादा होगी लेकिन एस्केप से कम होगी तो इलिप्स, इलिप्टिकल स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। याद रखना कोई भी पॉइंट ऑर्बिट का अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको स्लो डाउन करेगा और वो अर्थ पे गिरेगी। तो हम लोग सारी केसेस की डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं आ रहा है ऑर्बिट के अंदर, या फिर उसका इफेक्ट नहीं है। फिर अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर हम लोग थ्रो करें, यहाँ से प्रोजेक्ट करें एस्केप वेलोसिटी पे, तो वो पैराबोला पाथ में अर्थ को छोड़ देगा। एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड पे भेजेंगे तो कितनी भी ज्यादा, हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब उस केस में भी अर्थ को छोड़ेगा। तो पैराबोला और हाइपरबोला जब ऑर्बिट के सेम होंगे, ऑर्बिट नहीं बोल सकते, पाथ होंगे वो। ऑर्बिट मतलब कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट होगा ही नहीं पाथ, इट विल लीव अर्थ। पैराबोला एंड हाइपरबोला, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेटर देन दैट द सैटेलाइट विल लीव अर्थ, ठीक है। इस पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी आपको वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी, है ना। 11.2 वाली वैल्यू मैंने अर्थ सरफेस पे निकाली थी, ठीक है, क्लियर है। तो हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी पे अगर हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर हाइट पे जाके, तो वो अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमेगी, ठीक है। तो ये अपने पेज नंबर 93 का सारा डिस्कशन। उसी पे क्रिटिकल स्पीड का डेरिवेशन दिया है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिख रहा है, वही डेरिवेशन 93 पे दिया है। स्पेशल केसेस कौन सी है, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के नजदीक आ जाए तो एच की वैल्यू 0। अगर मैंने सोचा कि यार बिल्डिंग के टेरेस से मैं एक सैटेलाइट छोड़ता हूँ, है ना, सब रॉकेट विकेट लगा के एकदम लॉन्चर लगा के, तो एच 0 हो जाएगा। तो कितनी स्पीड से छोड़ना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो जी मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, इससे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। माउंट एवरेस्ट क्रॉस करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, नीचे से ऊपर माउंट एवरेस्ट पर 1 सेकेंड में। उतनी स्पीड होगी तो जाके वो अर्थ को ऑर्बिट करेगी। तो ऑब्वियसली हम लोग कोई सैटेलाइट इतना नज़दीक से नहीं छोड़ते, रीज़न स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा रीज़न दो बड़े बड़े प्रॉब्लम है। तो हम लोग कहाँ से सैटेलाइट छोड़ते हैं, क्योंकि हमें ये फिजिक्स पता है ना। इसलिए कितना भी टेक्नोलॉजी अच्छा हो जाए तो भी हम ऐसा मूर्ख काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला कि इतना ज़्यादा स्पीड है, दूसरा एयर रेजिस्टेंस भी तो है ना। तो दो बड़े बड़े ऑब्स्टेकल है जिससे हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते, कम हाइट पे। दिस इज द रीज़न। क्यों नहीं कम हाइट पे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा है। जितना ऊपर जाएंगे स्पीड कम हो जाएगा, कम स्पीड पे थ्रो करना पड़ेगा सैटेलाइट को। कम स्पीड मतलब बाकी सारा तुमको पता ही है ना। ठीक है, एग्जाम्पल 5.9 देखो। शो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, पेज नंबर 94 पे है। वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द प्लेनेट ऑफ रेडियस r, मीन डेंसिटी ρ इज गिवन बाय 2r अंडर रूट ऑफ दैट, जो भी है। कैसे करेंगे देखो, प्लेनेट का डेंसिटी दे दिया है, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। प्लेनेट को हम लोग राउंड कंसीडर करेंगे, स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3। वहां देखो सॉल्यूशन में डेंसिटी ρ इक्वल टू m/v, मास अपॉन 4/3 πr3, ठीक है। फिर m आ गया, m की वैल्यू कहाँ डालेंगे, अपना ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें हम लोग m की वैल्यू डाल देंगे। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 πr3 g m की जगह 4/3 πr3। ये अर्थ के सरफेस के नजदीक बोला है, तो स्मॉल r की जगह भी कैपिटल आना जाएगा। ये गया, ये गया, इधर स्क्वायर बचेगा, रो भी है। हाँ रो रहेगा। तो ये सारा क्या बचेगा, 2 बाहर। उन्होंने क्या क्या बाहर दिया है, 2r बाहर लिया, r स्क्वायर आएगा यहाँ से, r और r स्क्वायर, तो 2r बाहर ले लो। बचेगा क्या, पाई
रो जी बच रहा है, पाई रो जी बच रहा है, आर तो गया बाहर, बस अपॉन 3 बच रहा है ना। तो डेंसिटी के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो, बट कहाँ पर, क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्योंकि हमने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाला है, तो उस केस में ये फॉर्मूला है ना। कोई जरूरत नहीं याद रखने की, हमें पता है कैसे आया, तो इसको इसे याद मत रखो। वेटलेसनेस मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, पेज 95 पे आ जाओ। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या, टी स्क्वायर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम, मिला क्या? टी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो ना, 4 पाई स्क्वायर हाँ है ना। आर क्यूब बाई जी एम, मिला? पेज 95 पे यही सारे स्टेप्स है, यही सारे स्टेप्स है। और लास्ट में क्या आया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया, देखो 5.36 के ऊपर देखो वो पैराग्राफ में लिखा है, सिंस रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। केपलर का थर्ड लॉ प्रूव किया है वहां पर। और इसी पे से हम लोग टाइम पीरियड का ये जो फॉर्मूला है वो भी दिया आपके बुक में, देखो 5.36 के ऊपर वाला फॉर्मूला है। और 5.36 में हम लोगों ने इसको कैसे लिखा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, कैसे लिखा है इसको, आर क्यूब अपॉन आर प्लस एच लिखा है, क्यूब अपॉन जी। ये फॉर्मूला है, आपको डेरिवेशन भी याद रखना, ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में आता है, तो वो भी याद रखना। रिलेशन खत्म हो गया मतलब में। अब बाइंडिंग एनर्जी एक टॉपिक बचा है, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं सारा खत्म ही कर देता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी क्या है ओरली बता देता हूँ, सिंपल चीज़ है, ठीक है। वेटलेसनेस पे डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, क्या फिर क्या है वो बता दूंगा मैं आपको। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखो अर्थ को हम लोग चिपके हुए किसी एनर्जी से, दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। अगर मुझे किसी चीज को अर्थ के सरफेस से निकालना है, सो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। रॉकेट्स को हम लोग कैसे सप्लाई करते हैं, फ्यूल देके एनर्जी सप्लाई करते हैं। सो देयर इज सम एनर्जी व्हिच बाइंड्स द ऑब्जेक्ट्स टू द अर्थ, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो किसी भी पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, है ना, किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे एनर्जी सेम आएगी क्या, नहीं, क्यों नहीं, सरफेस हाइट अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट, ठीक है। सो देयर आर टू केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन अर्थ, जैसे कि हम लोग बैठे हैं अर्थ पे, तो हमारी बेंडिंग एनर्जी कितनी है। दूसरा, एक सैटेलाइट है जो बैठ तो नहीं सकती उतनी हाइट में, तो वो स्पीड v से घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर अर्थ सरफेस पे रेस्टिंग ऑन अर्थ, तो क्या होगा, देखो अर्थ पे अगर रेस्ट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी तो कितनी, जीरो, क्यों, हम बैठे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, आर कैपिटल आर है। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन, टोटल एनर्जी हो जाएगी 0 प्लस दिस विच इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर प्लस हो जाएगी इसकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस फॉर ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी इतना। अगर सैटेलाइट मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी फॉर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कौन सा, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, इधर देखो, जी अंडर वी सी स्क्वायर, क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है, जी एम बाय आर जी कैपिटल एम बाय आर स्मॉल आर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उस हाइट पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन उस हाइट पे सेंटर से डिस्टेंस होता है स्मॉल आर, ये दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ जी एम एम अपॉन आर, मतलब ये जी एम एम अपॉन आर तो कॉमन है, 1 माइनस 1 प्लस हाफ,
-1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? minus half. -12 GMM अपॉन R। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना? इसका प्लस कर दो। 1 by बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो इसका प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 GMM upon GMM अपॉन R. हो गया, सारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन, लेसन खत्म। इसमें वेटलेसनेस क्या होता है ये बताओ। स्पेसशिप में आपने देखा क्या, ऐसे उड़ते रहते हैं स्पेस स्टेशन में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस, है ना। तो उस पर क्या करना है, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे वेटलेसनेस के वीडियो है, वेरिटेशियन का एक वीडियो है वो देखना, वेटलेसनेस ऑन अर्थ। तो वेटलेसनेस का मतलब है हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है? क्या वहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी जीरो है? नहीं, वो सिर्फ ये करते स्पेसशिप के अंदर होता है। कैसे हो जाता है जीरो ग्रेविटी? ऐसा कोई मशीन है? नहीं, मशीन तो नहीं होगा, ग्रेविटी को जीरो करने वाला मशीन तो हमने अभी तक नहीं बनाया। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, वेटलेस फील होता है, ग्रेविटी तो है वहाँ पर। वी फील वेटलेस, वेटलेस मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस नेट फोर्स इज जीरो। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग ऐसे उड़ने लगेंगे। सोचो, ढूंढ के आना, ये वाला टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा, है ना। वीडियोस देखो अलग अलग, तो मजा आएगा आपको। यूट्यूब पे है बहुत सारे, वेरिटेशियन का एक वीडियो है वो देखो, इन्होंने बताया कि व्हाई वी फील वेटलेस, व्हाई एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस इन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट में है तो भी वेटलेस है, अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाओगे तो वेटलेस हो जाओगे, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम लोग कभी जाते नहीं। ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा मून तक गए मुश्किल से, उससे ज़्यादा दूर गया नहीं। तो मून पे गए, मून पे ग्रेविटी है, अर्थ पे ग्रेविटी है, दोनों के बीच में भी ग्रेविटी रहने वाली है। तो मतलब ग्रेविटी जीरो नहीं है, बट देयर इज समथिंग विच कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो क्या है? दैट कंडीशन इज वेटलेसनेस। ढूंढ के आना है। आज का होमवर्क, लेसन खत्म।